अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। पिछली मर्तबा हमने सेंट्रीपिटल फोर्स देखे थे और सर्कुलर मोशन देखे थे। सेंट्रीपिटल फोर्स या मरकज़ जू क़ुव्वत किसे कहते हैं, हमने देखे थे कि दायरवी मदार में, है ना, दायरवी मदार में घूमने वाले जिस्म पर मरकज़ की जानिब एक क़ुव्वत अमल करती है। उस क़ुव्वत को मरकज़ जू क़ुव्वत कहते हैं। इसी ताल्लुक़ से इसी के आगे की एक कड़ी है, आगे की एक चैन है, केपलर्स लॉ। आज हम जो है केपलर्स लॉ, केपलर का कानून पढ़ेंगे। केपलर का कानून, तो हमारी हेडिंग क्या है? केपलर का कानून। इंग्लिश में केपलर्स लॉ। केपलर का कानून क्या है? केपलर का पहला कानून है कि सैयारे का मदार बैज़वी होता है। सैयारे का मदार बैज़वी होता है और सूरज उसका एक नुक्ता मास्का है। सूरज उसका एक नुक्ता मास्का है। इसके पहले हमने आपको बताए थे कि चाँद जो है ज़मीन की तरफ गर्दिश करता रहता है ना। तो चाँद का मरकज़ क्या है? ज़मीन है। इसी तरह ज़मीन के तरफ बहुत सारे सैयारे जो है, जो बहुत सारे प्लैनेट है, सूरज के तरफ बहुत सारे प्लैनेट क्या करते हैं? गर्दिश करते रहते हैं। तो तमाम सैयारों का मरकज़ फिर कौन है? सूरज है। ठीक है। तो इसमें केपलर का जो पहला कानून है सैयारों की जो हरकत के ताल्लुक़ से, कि सैयारे का जो मदार होता है, जो सूरज की तरफ वो जो घूमते हैं ना, वो जो घूमने का जो मदार होता है वो मदार बैज़वी होता है। यानी पूरा दायरानुमा नहीं होता बल्कि बैज़वी होता है। बैज़वी कैसा होगा? दो बैज़वी से यहाँ पर एक मखरूत है, अगर ये मखरूत इस तरह की शक्ल है ना। इस मखरूत को अगर हमने ऐसा कट किए, ऐसा यहाँ से कट मारे, हाँ, इसको ऐसा कट किए तो उसकी शक्ल कैसी बनेगी? इसको कट कर दिए, है ना, यहाँ से, तो इसकी शक्ल कैसी बनेगी? इस तरह बन जाएंगी, है ना। तो इस तरह की जो शक्ल रहेंगी, है ना, इस तरह की शक्ल को हम क्या बोलते हैं? बैज़वी बोलते हैं, है ना। बैज़वी मतलब हाँ, इस तरह की जो शक्ल है उसको बैज़वी कहा जाता है। तो केपलर का कानून क्या है कि सैयारे का मदार गोल नहीं होता, एकदम दायरानुमा नहीं होता, बल्कि बैज़वी होता है। क्या होता है? बैज़वी होता है। अब ये बैज़वी के अंदर, इसके अंदर दो नुक्ता मास्का होते हैं। एक इधर नुक्ता मास्का होता है, एक यहाँ होता है। तो फरमाया कि सूरज उसका एक नुक्ता मास्का है। ये जो सन है ना, सैयारे इधर मदार में गर्दिश करेंगे और उनका जो सेंटर रहेगा कौन रहेगा? सन रहेगा। ठीक है। तो इसकी डायग्राम आपको बना के बताता हूँ मैं। ये देखो, यहाँ पर हम सन को बनाएंगे। ठीक है। ये क्या है? सूरज, सन। और इधर इतराफ में क्या रहेगा? ये प्लैनेट रहेंगे, ये प्लैनेट। ओके। तो सैयारे का मदार बैज़वी होता है। सूरज उस मदार का एक नुक्ता मास्का है। सूरज उस मदार का एक नुक्ता मास्का है। क्या बताया पहला कानून? सैयारे का मदार बैज़वी होता है। सैयारे का मदार बैज़वी होता है। सूरज उस मदार का एक नुक्ता मास्का है। एक नुक्ता मास्का है। ठीक है। ये पहला कानून हो गया। केपलर का ये पहला कानून है। केपलर का क्या है? पहला कानून के सैयारे का मदार बैज़वी होता है
और सूरज उसका एक नुक्ता मास का है। केपलर्स फर्स्ट लॉ इंग्लिश में कैसा होगा? केपलर फर्स्ट लॉ, द ऑर्बिट ऑफ ए प्लैनेट इज एन इलिप्स। ये जो डायग्राम है इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इलिप्स, इसको बोलते हैं इलिप्स। तो द ऑर्बिट ऑफ ए प्लैनेट इज एन इलिप्स एंड विद द सन एट द वन ऑफ द फोकाई। केपलर फर्स्ट लॉ क्या है? the orbit of a planet is an ellipse with the sun at the one foci, of the foci। ये पहला उसका क्या है? केपलर्स का फर्स्ट लॉ है। समझ में आ गया आपको इंग्लिश में डेफिनेशन? द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज एन इलिप्स with the sun at the one of the foci। ये पहला केपलर्स लॉ है। अब हमें दूसरा कानून देखने का है, केपलर्स का दूसरा कानून। केपलर का दूसरा कानून क्या है? देखो, अब ये सैयारा है और ये सूरज है और ये सैयारा है। ये क्या है? सैयारा। ये सूरज और सैयारे को जोड़ने वाला जो खत मुस्तकीम है, ये जो खत मुस्तकीम है, सूरज और सैयारे को जोड़ दिया। मतलब यहाँ पर हमने लिए ए या बी, यहाँ पर तो एस आ गया, ये एस लेंगे इसका। फिर यहाँ पर ये ए बी, एस ए बी, दूसरा ई एफ। अब यहाँ जी एच ले सकते हैं, जी एच। अब देखो यहाँ पर ये खत मुस्तकीम है, सैयारे और सूरज को जोड़ने वाला खत मुस्तकीम, यकसा वक्फे वक्त में यकसा इलाका तय करता है। सैयारे और सूरज को जोड़ने वाला खत मुस्तकीम, ये जो खत मुस्तकीम है, जो लाइन है, यकसा वक्फे वक्त में यकसा इलाका तय करता है। अब देखो, ये जो इलाका एस ए बी है, हाँ, और इसका जो इलाका है, ये जो रकबा है, और रकबा एस ई एफ, रकबा एस जी एच, ये सब इक्वल है। सब क्या है? इक्वल है, क्योंकि यकसा वक्फे वक्त में ये इलाका तय हुआ है। तो ये सैयारे को यहाँ से यहाँ जाने में जितना इलाका तय किया, उतना इलाका यहाँ से यहाँ तक जाने में, उतना ही यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। ज़्यादा तो जब सूरज इधर करीब रहता है, देखो, है ना, सूरज करीब है तो यहाँ क्या है? कुव्वत क्या है? कुव्वत ज़्यादा है ना? कुव्वत क्या है? ज़्यादा, इसलिए जो यहाँ पर इलाका ज़्यादा है। और यहाँ पर तो दूर हो गया है, यहाँ दूर हुआ है तो कुव्वत का असर कम हो गया है, इसलिए यहाँ पर कम इलाका तय हुआ है। मतलब वक्त इतना ही लग रहा है लेकिन इलाका बराबर है। तो हमारा सूरज का सैयारे, केपलर का दूसरा कानून क्या है? सैयारे और सूरज को जोड़ने वाला खत मुस्तकीम, सैयारे और सूरज को जोड़ने वाला खत मुस्तकीम यकसा वक्फे वक्त में यकसा इलाका या ब्रैकेट में बोल सकते हैं रकबा तय करता है। ये केपलर का क्या हुआ? दूसरा कानून है। केपलर का दूसरा कानून है क्या है? सैयारे को सूरज से जोड़ने वाला खत मुस्तकीम यकसा वक्फे वक्त में यकसा इलाका तय करता है। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन हम कैसे बोलेंगे? सेकंड लॉ ऑफ केपलर सेकंड लॉ क्या है? द लाइन ज्वाइनिंग द
joining the planet and the sun sweeps equal area in equal interval of time. The line joining the planet and the sun, the line joining the planet and the sun sweeps equal area in the equal interval of time. ये अपना सेकंड लॉ हो गया, केपलर का सेकंड लॉ हो गया। अब केपलर का थर्ड लॉ क्या है? केपलर का थर्ड लॉ क्या है? अब देखो, सूरज को सैयारे को, ये सैयारा है, इसको, इस सैयारे को सूरज की तरफ एक गर्दिश मुकम्मल करने के लिए, हाँ, एक गर्दिश को मुकम्मल करने के लिए दरकार वक्त का मुरब्बा उस सैयारे का सूरज से दरमियानी फासले के मकब के रास्त तनासुब में होता है। सैयारे को गर्दिश करने के लिए एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए दरकार वक्त का मुरब्बा सूरज और सैयारे के दरमियानी फासले के मकब के रास्त तनासुब में होता है ना। तो सूरज, ये केपलर का थर्ड लॉ क्या है? सूरज के अतराफ में गर्दिश करने वाले सैयारे का, सूरज के अतराफ में गर्दिश करने वाले सैयारे का गर्दिश के लिए दरकार वक्त का मुरब्बा, या तो कॉमा डाला, उस सैयारे का सूरज से औसत फासले के मकब के रास्त तनासुब में होता है। वक्त का मुरब्बा उस सैयारे का सूरज से औसत फासले के मकब के रास्त तनासुब में होता है। तो फर्ज करो, अगर जो है एक चक्कर को मुकम्मल करने के लिए दरकार वक्त कितना है? टी है। और सूरज और सैयारे का दरमियानी फासला कितना है? आर है। तो इस कानून के मुताबिक, केपलर के तीसरे कानून के मुताबिक क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ठीक है, ये जो है थर्ड लॉ है ना। केपलर का क्या है? तीसरा कानून है। अब इसको इंग्लिश में हम कैसा पढ़ेंगे? द स्क्वायर ऑफ इट्स रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। द स्क्वायर ऑफ इट्स रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। यह हमारा थर्ड लॉ हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हमें देखना है न्यूटन का कशिश शक्ल का कानून। आपको ये, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि आपको नोट करने को इजी पड़े। न्यूटन का कशिश
कशिश शक्ल का कानून। न्यूटन का कशिश शक्ल का कानून, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? न्यूटन्स लॉ ऑफ न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है। अब देखो, जो केपलर ने जो 3 कानून बताया कि सैयारे का मदार बैज़ी होता है ना, द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज इलिप्स, तो वो इलिप्स क्यों होता है ना, और तो उसने सिर्फ देखा है, उसने ऑब्ज़र्व किया था कि प्लैनेट का जो ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इलिप्स होता है, लेकिन वो क्यों होता है वो उसको भी नहीं मालूम था, लेकिन उसने सिर्फ बताया था। तो उसके हिसाब से फिर न्यूटन ने उसकी मदद लेते हुए अपना जो है कानून पेश किया। क्या आगे का उसने न्यूटन का कशिश शक्ल का कानून उसने पेश किया, न्यूटन साइंसदान ने। देखो दरअसल क्या है, कायनात में जितने भी जिस्म हैं, हर जिस्म एक दूसरे को कशिश करता है, एक ख़ास कुव्वत के ज़रिए से एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को कशिश करते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं। हर जिस्म, कायनात में जितने भी जिस्म हैं, सब एक दूसरे को क्या करते हैं? एक दूसरे को किसी खास कुव्वत के ज़रिए से एक कुव्वत के ज़रिए से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को कशिश करते हैं, है ना। तो ये कुव्वत जो होती है, ये कुव्वत जो है, ये कुव्वत क्या होती है? ये कुव्वत जो है किस तरह होती है? फर्ज करो 2 जिस्म है, फर्ज करो 2 जिस्म M1 और M2 है कायनात में। फर्ज करो कायनात में 2 जिस्म हैं, फर्ज करो कायनात में 2 जिस्म जिनकी कमियत क्या है? 2 जिस्म है जिनकी कमियत क्या है? M1 और M2 है, और दोनों जिस्म का दरमियानी फासला जो है, मान लो क्या है? D है। 2 जिस्म का दरमियानी फासला D है। इसे मिसाल तो मैं यहाँ एक शक्ल बनाता हूँ, ये M1 है, एक जिस्म है, दूसरा एक जिस्म है M2, ठीक है। और इन दोनों के बीच में अमल करने वाली कुव्वत हम क्या ले रहे हैं? F। ये दोनों के दरमियान जो फासला है वो क्या है? D, है। तो ये जो 2 जिस्म, कायनात में 2 जिस्म एक दूसरे से D फासले पर वाक़ है, तो उनके दरमियान में अमल करने वाले कुव्वत कशिश, उनके कमियतों के हासिल ज़रब के रास्त तनासुब में होती है। उनके कमियतों के हासिल ज़रब के रास्त तनासुब में होती है, और ये कुव्वत उनके दरमियानी फासले के मुरब्बे के माकूस तनासुब में होती है। ये अमल करने वाली जो कुव्वत है, ये दोनों जिस्म के दरमियान अमल करने वाली कुव्वत दोनों जिस्म के दरमियानी फासले के मुरब्बे के माकूस तनासुब में होती है, ठीक है। अगर हम दोनों को मिला दें तो क्या हो जाएगा? M1 इंटू M2 अपॉन D², है ना। तो अब ये जो सिंबल है, इस सिंबल को अगर हम हटाएंगे, इक्वल का निशान डालेंगे, तो हमें कांस्टेंट लाना पड़ेगा। ये कांस्टेंट इज इक्वल टू M1 इंटू M2 अपॉन D², जहाँ वेयर G क्या है? G इज अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, है ना। ये G जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल
कांस्टेंट है। तो इसी को बोलते हैं न्यूटन का कशिश शक्ल का कानून, है ना। तो क्या बोलेंगे, दो जिस्म के दरमियान अमल करने वाली कुव्वत उनके कमियतों के हासिल ज़रब के रास्त तनासुब में और उनके दरमियानी फासले के मुरब्बे के माकूस तनासुब में होती है। इसको बोलते हैं न्यूटन का कशिश शक्ल का कानून। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इसको, इंग्लिश में न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को हम कैसे बोलेंगे, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स attract to each other with the definite force, with a definite force. This force is directly proportional to the product of the masses of the two body or two object and inversely proportional to the square of its distance, square of the distance between them. फिर से सुनो, every object in the universe attract to each other with a definite force. This force is directly proportional to the product of the masses of the two objects and inversely proportional to the square of the distance between them. ये हमारा यहाँ पर जो है न्यूटन का कशिश शक्ल का कानून मुकम्मल हुआ। इसको आप नोट डाउन करो और जो कुछ प्रॉब्लम आए तो मुझे मेरे पर्सनल फ़ोन पर जो है कांटेक्ट करो।